बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनान के करीब डूबने वाली कश्ती के बाद जो पूरी दुनिया में इस वक्त कोहराम मचा है वो तो अलग है, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में जो मज़ीद खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसने मज़ीद तहलका मचा दिया है। और आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि 400 पाकिस्तानी जो इस हादसे में डूबे थे उनके साथ कितना बदतरीन सलूक रवा रखा गया, और इस दौरान यूनानी हुक्काम किस तरह पूरी दुनिया से झूठ बोलते रहे, किस तरह 7 घंटों तक बाकायदा इस बात का इंतज़ार किया गया कि किसी तरह ये कश्ती डूब जाए, और यूनान ने किस बात की दुश्मनी पाकिस्तानियों और मुसलमानों से निकालने की कोशिश की है। ये सारी चीज़ें आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कितने बड़े लेवल पर पाकिस्तानियों के खिलाफ गेम खेली गई और पाकिस्तान से किस चीज़ का बदला यूरोप में लेने की कोशिश की गई। और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोप ने यूनान के खिलाफ तहकीकात करने का मुतालबा कर डाला है, क्योंकि अब भयानक हक़ाइक़ इस हवाले से मंजर-ए-आम पर आते जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, 400 पाकिस्तानी जो इस हादसे में जान से गए, उनमें से 2 जिंदा बच जाने वालों के बयानात अब रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, और इस बात की तस्दीक शाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक्टिविस्ट ने भी कर दी है कि किस तरह मौत के आखिरी लम्हात में बेदर्दी से इन्हें मरने के लिए छोड़ा गया। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक तारिकीन वतन की कश्ती 7 घंटों तक यूनान के करीब इंजन फेलियर की वजह से खड़ी रही। पाकिस्तानियों का कहना है कि हम लोग चीखते चिल्लाते रहे, हम शदीद प्यासे थे, हमने पानी भी मांगा, हमें पानी तक नहीं दिया गया। हमने यूनानी कोस्ट गार्ड को अपने सामने देखा जो हमारा तमाशा देख रहे थे, इनसे मदद की दरखास्तें भी की, लेकिन यूनान के कोस्ट गार्ड जानबूझकर मदद के लिए नहीं आए, और चंद घंटों बाद यूनान के हेलीकॉप्टर करीब से चक्कर लगाकर वापस चले गए, और वो गोया इस इंतज़ार में थे कि ये कश्ती कब डूबती है, ये लोग कब समंदर की गहराई में जाते हैं। कोई मदद यूनान की जानिब से ना आई। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 घंटों तक वो खुले समंदर में बेयारो मददगार पड़े रहे। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तानियों को सबसे निचले और ख़तरनाक हिस्से में बिठाया गया था, ताकि अगर कश्ती डूबती भी है तो सबसे पहले पाकिस्तानियों की जानें जाएं और बाकी अरब नस्ल के लोग किसी तरह बच जाएं। पाकिस्तानियों का कहना था कि यूनान के करीब हमारी ये हालत हो चुकी थी कि 6 आदमी प्यास की वजह से पहले ही जान दे चुके थे, इनकी लाशें हमारे सामने पड़ी थी। हम जैसे ही पानी लेने ऊपर की तरफ जाते तो हमारे साथ बदसलूकी की जाती। गोया ऊपर वाले लोग ये यकीनी बनाना चाहते थे कि पाकिस्तानी किसी तरह ऊपर ना आ सकें, और यूं प्यास की हालत में चीखते चिल्लाते ये सारे लोग रात के अंधेरे में समंदर की गहराइयों में डूब गए। ये वो दर्दनाक कहानी है जिसकी तस्दीक न सिर्फ जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने की है, बल्कि दीगर अरब शहरियों ने भी इसकी तस्दीक की है, जिससे यूनान का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा जा चुका है कि उन्होंने रस्सियां डाल डाल कर कश्ती बचाने की कोशिश की। और सूरत हाल यह है कि BBC समेत तमाम आलमी जरीदों ने तस्दीक कर दी है कि यूनान की हुकूमत पूरी दुनिया से झूठ बोल रही है। उन्होंने जानबूझकर कश्ती वालों की मदद नहीं की, और दुनिया भर में इस बात पर अब बहस शुरू हो चुकी है कि यूनान के अंदर इतनी नफरत और तासुब था कि उन्होंने मुसलमान तारिकीन वतन से भरी कश्ती को डूबने दिया, लेकिन उनकी मदद को ना आए, और इसे तारीख का सबसे बड़ा जालिमाना इकदाम करार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि ये उंदलस के उस वाक़े की याद ताज़ा कर देती है कि जब मुसलमानों से उंदलस छिन जाने के बाद उन्हें कश्तियों में सवार करवा कर समंदर में डूबने के लिए छोड़ दिया गया। अब ये वाक़या माजी के इस अंदोहनाक वाक़े की याद ताज़ा कर देता है, और ये वाक़या इतना बड़ा है कि अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोप में इस वक्त शोर मच रहा है कि यूनान के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया जाए। ये कैसे हो सकता है कि 7 घंटों से मौजूद कश्ती को बचाया ना जा सका? ये लोग डूबे नहीं बल्कि इन्हें डुबाया गया है। नाज़रीन कराम, इस अंदोहनाक वाक़े के इस वक्त 2 पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं। एक यूनान की जियोपॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से वो मुसलमान तारिकीन वतन को अपने यहाँ बर्दाश्त नहीं करता, और यूरोपियन ममालिक की जानिब से यूनान को खुफिया पुष्पनाही भी हासिल है ताकि यूनान किसी तरह मुस्लिम तारिकीन वतन को यूरोप में आने से रोके, क्योंकि इन सब का ख्याल है कि यूरोप में मुसलमानों की आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आने वाले सालों में ये लोग टेक ओवर कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानियों के हवाले से एक और एंगल निकल कर सामने आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनानी हुक्काम को ये इल्म हो चुका था कि इसमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है जो कश्ती के निचले हिस्से में मौजूद हैं। ये वो हिस्सा होता है जो इंतहाई ख़तरनाक कहलाता है, और रेस्क्यू के वक्त सबसे पहले नीचे वालों की मदद करना होती है, क्योंकि ये हिस्सा सबसे पहले समंदर में डूबता है। लेकिन यूनानी कोस्ट गार्ड जब कश्ती की सूझबूझ लेने गए तो उन्हें पता चला कि नीचे पाकिस्तानी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर यूनानी कोस्ट गार्ड वापस चले गए।
और जानबूझकर पाकिस्तानियों की मदद ना की, जो कि फरियादें करते रहे और पानी ना मिलने की वजह से बेहाल थे, जिसका मतलब है कि यूनान ने पाकिस्तानियों के खिलाफ अपनी दुश्मनी निकाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनान ने पाकिस्तानियों के खिलाफ कौन सी दुश्मनी निकाली है। वाज़ेह है कि यूनान के तुर्की के साथ साइप्रस को लेकर ताल्लुकात इंतहाई ख़राब रहे हैं और एक वक्त तो ऐसा आया था कि तुर्की और यूनान की जंग होते होते रह गई थी, जिस पर पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज तुर्की रवाना करके यकीन दिलाया कि जंग की सूरत में पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान की एयर फोर्स भी तुर्की रवाना की गई थी, जबकि दूसरी जानिब यूनान ने इंडिया के साथ इत्तेहाद करने का फैसला किया। यूनान ने इस दौरान तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया से मदद तलब की, जिस पर इंडिया ने यूनान को मदद की यकीन दहानी करवाई। यानी एक जानिब तुर्की और पाकिस्तान का अलायंस है तो दूसरी जानिब यूनान और इंडिया का अलायंस है। ये अलायंस इमरान खान के दौर में बना था, जब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने पाकिस्तान का दौरा किया और बयान दिया था कि कश्मीर हमारे लिए वैसा ही है जैसे चनाकली का इलाका है, जहां यूरोप के साथ घुमसान की लड़ाई हुई थी और फिर इसे तुर्की ने फतह कर लिया था। तुर्की की जानिब से ये भी कहा गया कि साइप्रस की हैसियत तुर्की के नज़दीक वैसी ही है जैसे कश्मीर की हैसियत पाकिस्तान के लिए, इसलिए दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ कश्मीर और साइप्रस के मामले पर ताउन का फैसला किया और इसके नतीजे में मिलिट्री अलायंस वजूद में आया। यही वजह है कि यूनान इस वक्त पाकिस्तान को अपने लिए खतरा समझता है और यूनानी मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ आए रोज प्रोपेगेंडा भी किया जाता है और यूनान कश्मीर के इशू पर भारत की हिमायत करता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी जो कि यूनान के करीब कश्ती हादसे में डूबे थे, इसे अब जियो पॉलिटिक्स के तनाजुर में भी देखा जाना चाहिए कि आखिर यूनान ने पाकिस्तानियों से कौन सी दुश्मनी निकाली है कि 7 घंटे गुजरने के बावजूद उसने मदद नहीं की। नाज़रीन इकराम, दूसरी अहम बात जो इस वाक़ये से निकल कर आई है वो अरब व अजम की तफरीक है। रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम 9 मिस्री थे जो इस कश्ती के जिम्मेदार थे। उन्होंने अरबियों को ऊपर बिठा रखा था क्योंकि वो अरबियों नस्ल थे और पाकिस्तानियों को जानबूझकर निचले और ख़तरनाक डेक में बिठाया गया क्योंकि ये लोग अजमी थे। यानी यहाँ पर भी नस्ली तफरीक का मुजाहरा सामने आया, ख़ास तौर पर मिस्रियों की जानिब से। और ये इस वक्त इंतहाई अफसोस का मकाम है कि कश्ती के अंदर भी अरब व अजम की तफरीक रवा रखी गई ताकि किसी तरह अरबी पहले बच जाएं। वाज़ेह है कि जो लोग मिडल ईस्ट, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक में काम करते हैं, उन्हें ये बखूबी मालूम है कि किस तरह वहाँ पर अरब व अजम की तफरीक की जाती है। ख़ास तौर पर जो मिस्री होते हैं उनकी जानिब से पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया जाता है। अगर अरबी और अजमी एक ही कंपनी में और एक ही पोस्ट पर काम करते हैं तो अजमियों से सख्त मेहनत वाला काम लिया जाता है, उनकी तनख्वाहें और मराद का भी ख्याल नहीं रखा जाता, इन्हें शदीद हालात का सामना रहता है। जबकि दूसरी जानिब अरबियों को निस्बतन कम मेहनत वाला काम सौंपा जाता है और इनकी मराद और तनख्वाहें भी अच्छी रखी जाती हैं। और फिर अरबियों के अंदर भी मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। सबसे पहले सऊदियों को ऊपर रखा जाता है, इसके बाद मिस्रियों का नंबर आता है, फिर सूडानी, शामी, फ़लस्तीनी और यमनियों का नंबर लगता है। और अजमियों को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जाता, इल्ला माशाअल्लाह अगर वो अच्छी पोस्ट पर हैं तो इनकी हालत ज़रा बेहतर होती है, वरना अरबी और अजमी की तफरीक आपको अरब ममालिक में बखूबी नजर आएगी। यही वजह है कि इस बार जो कश्ती का अफसोसनाक हादसा हुआ है, यहाँ भी अरब व अजम की भरपूर तफरीक रखी गई और इसी तफरीक के नतीजे में पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, जिन्हें पानी तक का नहीं पूछा गया। हालांकि इस्लामी तालीमात में अरब व अजम की तफरीक का सवाल ही पैदा नहीं होता। हज्जतुल वदा का आखिरी खुतबा ये था कि किसी गोरे को काले पर और अरबी को अजमी पर कोई फोकियत नहीं, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त 500 से ज़्यादा लोग अब तक मिसिंग हैं, जिनका पता नहीं चल पा रहा क्योंकि वो समंदर की गहराई की नज़र हो चुके हैं। जबकि 400 पाकिस्तानियों में से 135 अफराद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था और बाकी लोगों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। ये अलमनाक हादसा अब बहुत सी चीज़ों को बदल कर रख देगा। पूरी दुनिया में इस वक्त शोर मच रहा है कि यूरोपियन कवानीन को बदला जाए। यूरोप में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, लेकिन देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ख्वाब गफलत से कब जागती है और उन लोगों के खिलाफ कब एहतसाब होता है जो इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार हैं और जो लाखों रुपए ले लेकर लोगों को मौत की सवारी पर सवार करवाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि जो लोग इस हादसे में जान से गए हैं उनकी बख्शिश हो और उनके लवाहिकीन को किसी तरह सब्र आए। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए असलियत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।